Good morning. Today is 7th of March 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। आपको पता होगा कि 1 जुलाई से जीएसटी रोल आउट होने वाला है, तो उससे रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में, इसे हम डिस्कस करेंगे। नीचे का आर्टिकल है दलाई लामा की विजिट को लेकर, जो कि तवांग डिस्ट्रिक्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में है वहां पर होने वाली है, और तवांग पर चाइना भी अपना क्लेम करता है, अपना दावा करता है, तो उससे रिलेटेड इश्यूज को इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। बीच का जो मेन आर्टिकल है, एक सीएसओ ने अपना एस्टीमेट दिया था और कहा था अपने एस्टीमेट में कि जो नोटबंदी है उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं हुआ है और हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो अच्छी खासी ग्रो करेगी। और इसके बाद में काफ़ी तरह का अपोजिशन देखने को मिला सीएसओ के डेटा पे। अपोजिशन ने कहा कि डेटा गलत है, तो उससे रिलेटेड इस कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, तो जो कि हमें एक अच्छी पिक्चर देगा इकोनॉमिक्स की, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है ये टैक्स नेट को लेकर है, टैक्स के दायरे में कितने लोग हमारे इंडिया में टैक्स देते हैं और क्या वास्तव में 4% लोग सिर्फ इंडिया में टैक्स देते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल है कि साइलेंट वोटर्स हैं वो किस प्रकार से मतदान करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे 3-4 पॉइंट हैं वो पॉलिटिकल फंडिंग के लिए आवश्यक हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पॉलिटिकल फंडिंग में रिफॉर्म्स लाने के लिए। यहाँ का आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट शटडाउन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो जीएसटी बिल को लेकर है। देखिए, थोड़ा मैं इसको अगर आपको टाइमलाइन बताऊं तो 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जीएसटी को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि की जा चुकी है। अब आप पूछोगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुकी है तो जीएसटी अभी तक आया क्यों नहीं। देखिए, जो 122वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जीएसटी को लेकर हुई है उसमें सिर्फ एम्पावर किया है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट किस प्रकार से टैक्स लगाएंगी। तो अब जब तक कि ये दोबारा से एक बार पास नहीं होएगा पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली से, तो वो जब तक टैक्स नहीं लगेंगे जीएसटी के अंडर में, तब तक ये जीएसटी रियल फॉर्म में नहीं आएगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुकी है 122वीं। अब ये बार बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है। ये जीएसटी काउंसिल क्या होती है ये देख लीजिए। यहाँ पे जीएसटी काउंसिल जो है टैक्स डिसाइड्स करेगी। एक प्रकार से काफ़ी सारे मेंबर्स हैं इसमें, फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट्स के, और जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर फिलहाल जो अरुण जेटली है वो भी इसमें है, ये देख लीजिए। तो 3/4 मेंबर्स हैं। जो डिसीजन लिया जाएगा 3/4 मेंबर्स की सहमति के साथ में लिया जाएगा। कोई भी डिसीजन लेने के लिए जो कोरम है वो 50% मेंबर्स हैं उपस्थित होने चाहिए मीटिंग में, और ये इसके मेंबर्स हैं जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और स्टेट के मिनिस्टर्स हैं। 1/3 जो वोटिंग पावर है वो जो सेंट्रल मिनिस्टर और जो स्टेट के मिनिस्टर है, मतलब दोनों में अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के उनके पास में है, और 2/3 पावर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स के पास में है। ये प्रीलिम के लिए आवश्यक है। अब देखिए, ये मीटिंग हो रही है बार बार ताकि फाइनल रेट्स डिसाइड किए जा सके, और एक फाइनल रेट डिसाइड भी हुए थे, आपको याद होगा, ये हमने डिस्कस किया था। स्लैब्स बनाई गई थी किस प्रकार से टैक्स लगाया जाएगा। वैसे देखिए 3 तरह के टैक्स जीएसटी में अब यह डिसाइड हुआ है कि लगाए जाएंगे। एक होएगा सीजीएसटी क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा है स्टेट जीएसटी, और तीसरा है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है? स्टेट जीएसटी तो देखिए वो होता है जो स्टेट के अंदर में कोई भी सेल होती है। मान लीजिए हम कोई चीनी खरीदने जाते हैं, चाय पत्ती खरीदने जाते हैं ग्रोसरी स्टोर पर, हमें जो टैक्स देना पड़ेगा वो स्टेट के पास में जाएगा, वो सेल टैक्स होता है, वेट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। और जो इंटीग्रेटेड एक राज्य से जब दूसरे राज्य में जाएगा, मान लीजिए दिल्ली से जाएगा मुंबई में, तो बीच में जो टैक्स लगेगा वो इंटीग्रेटेड, यानी एक स्टेट से जाके जब दूसरे स्टेट में जाके चीज़ बिकेगी तो वो कहलाएगा क्या है इसका नाम, इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। तो देखिए अब एक स्लैब्स में ये टैक्स लगाए गए थे। स्लैब्स कैसे? जो डेली यूज़ की वस्तुएं हैं जैसे फूड ग्रेन्स हैं, क्योंकि ये खाते हैं, गरीब लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं और हमारी फूड सफिशिएंसी के लिए आवश्यक है, तो इस पे 0% टैक्स लगाया गया था। और फिर मसाले वगैरह, सरसों का तेल, इस पर 5% की स्लैब थी, और 12% प्रोसेस्ड फूड पे, यानी ऐसा फूड जिसको प्रोसेसिंग की जा सकी है, ये जैसे अपना जो मिलता है बनी बनाई मैगी मिलती है बाजार में, या फिर और भी कोई चीज़, ये अमूल पनीर वगैरह जो भी है, ये 18% टैक्स लगेगा हमारे टूथपेस्ट, साबुन वगैरह पे, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन्स पे। 28% लगेगा वाइट गुड्स और कार वगैरह पे। 28% लगेगा लग्जरी कार्स, पान मसाला, टोबैको यानी तंबाकू, एरेटेड ड्रिंक्स। अब देखिए एक बात यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, जो ये सारा टैक्स स्लैब्स हैं, इतने प्रकार के ये टैक्स हैं, इसमें जो सेस है, ये जो सबसे लास्ट वाला है लग्जरी कार्स में, इसमें सेस भी लगेगा। ये देखिए 28% तो है ही है, इस पे सेस लगा के जो इफेक्टिव टैक्स बनेगा वो 40% बनेगा। और इस पे जो सेस, आपको सेस और सरचार्ज में डिफरेंस पता होगा, सेस और सरचार्ज दोनों टैक्स ऑन टैक्स होते हैं।
सेस और सरचार्ज दोनों टैक्स ऑन टैक्स होते हैं, लेकिन सेस जो होता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है। ये यहां पे सेस लगाने का पर्पस क्या है? यहां पे सेस लगाने का पर्पस यह है क्योंकि देखिए अब जो जीएसटी है ये कई सारे टैक्स का मिश्रण है। कुछ ऐसे टैक्स जैसे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स, मान लीजिए वेट टैक्स और सेल टैक्स, और भी कई तरह के ओक्ट्री टैक्स, ऐसे टैक्स हैं जो अब इंटीग्रेटेड हो जाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट्स का ये कहना था कि देखिए हम एक अपने जो टैक्स हैं वो सम्मिलित कर रहे हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी में, तो हमको लॉस होगा इससे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम मानते हैं आपको लॉस होगा क्योंकि पूरा देश का एक ही टैक्स बनने जा रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत नुकसान होगा। हम उस नुकसान को कंपनसेट करेंगे शुरू के 5 सालों के लिए। कैसे? इस पे सेस लगा के, समझ गए? यानी 28% की जो स्लैब है यहां पे जो सेस लगेगा, उससे स्टेट को जो नुकसान होने जा रहा है जीएसटी से, उसको कंपनसेट किया जाएगा इस सेस से आने वाले 5 सालों के लिए। तो अब चलते हैं दोबारा, ये था यहां पे। अब देखिए आर्टिकल पे चलें तो यहां पे ये था, आखिरकार ये कहते हैं कि इतनी ज्यादा जदोजहद के बाद में आखिरकार एक सहमति आ गई है, और अब सिर्फ आने वाली एक 16 मार्च को जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग है, उसमें फाइनली जो स्टेट के लॉज हैं, यानी 3 डिस्कस किए थे ना हमने, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी, यानी आईजीएसटी और सीजीएसटी पर तो सहमति बन गई है, बस एसजीएसटी है, उनको कैसे वो अपने असेंबली में पास करवाएंगे, कितना एसजीएसटी होना चाहिए, बस उस पर सहमति बनना बाकी है, वो 16 मार्च की मीटिंग में हो जाएगा। और इसके बाद में ऑपरेशनल रूल्स बनाने बाकी हैं जीएसटी के लिए। ठीक है भाई, आपने बना लिए, टैक्स भी आपने डिसाइड कर लिया इतना रखोगे, लेकिन फाइनल ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने के लिए कैसे ये पूरा वर्क करेगा ग्राउंड पे जीएसटी। जैसे जीएसटीएन था, हमने वो डिस्कस किया था कि एक वेबसाइट बनाई जाएगी जीएसटीएन में जो पूरे इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करेगी, सारा डेटा वहां पे होगा, रिटर्न्स जो भरे जाएंगे, एक जो वेबसाइट बनाई जाएगी जीएसटीएन यानी नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। और उसके बाद में अब देखिए इंडस्ट्रीज हैं, अब साल का मिडिल है, 1 जुलाई से इसको जीएसटी को इंप्लीमेंट करने की बात हुई थी, तो बिल्कुल साल का बीचों बीच है। तो इंडस्ट्रीज को कुछ तो टाइम दीजिए, 3-4 महीनों का उनको टाइम दीजिए अच्छे से, इतनी जल्दबाजी में मत कीजिए, ये कह रहे हैं द हिंदू वाले, ताकि वो भी इंडस्ट्रीज अपने आप को नए जीएसटी के रूल्स के हिसाब से ढाल सकें और वैसे ही अपनी नीतियां बना सकें, वैसे ही व्यापार करने के लिए अपने जो रूल्स रेगुलेशन है उनको मॉड्यूलेट कर सकें। इस प्रकार की बात कहते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, 1 जुलाई से कोई जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में आते हैं कि देखिए 40% पीक रेट। अब 40% पीक रेट कैसे आई? वैसे ही आई, देखिए ये 28% है और सेस लगा के इफेक्टिव हो जाएगा 40%। 28% तो वैसे ही है, कुछ सेस लगाएंगे तो 40% हो जाएगा। ये कहते हैं देखिए 40% की जो टैक्स रेट है फाइनल वाली, ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को रास नहीं आएगी, उनको पसंद नहीं आएगी। सॉरी। फिर ये कहते हैं कि देखिए जब जीएसटी लाने जा रहे थे तो काफ़ी बातें की गई थी, ऐसे कहा था कि एक देश एक टैक्स, लेकिन फिलहाल तो हम भी देख रहे हैं, मतलब आप भी देख रहे हो, इतने सारे टैक्स हैं, तो कुल मिला के जैसा सोचा था वैसा तो कम से कम नहीं हुआ है। टैक्स स्लैब्स बनाई गई हैं, एक टैक्स तो नहीं आया जिस प्रकार से वो कह रहे थे। हाँ, एक टैक्स ऐसे ज़रूर आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाएगी उसी चीज़ पे, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाएगी, तो हाँ इस तरह से कुछ जरूर है, लेकिन एक रेट नहीं है। और उसके बाद में जो करंट रेट स्ट्रक्चर है, ये जो हमने डिस्कस किया अभी, लग्जरी एंड सिन गुड्स हैं, और इस पे जो सेस लगा रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया कि 5 सालों के लिए वो सेस से स्टेट्स को कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। अब वे फॉरवर्ड में ये आता है कि देखिए आने वाले 5 सालों के बाद में ये क्या करेंगे, जब 5 सालों में जब स्टेट्स को पूरी तरह से कंपनसेशन दी जा चुकी होगी, फिर भी ऐसा मुमकिन है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट से पास कर देगी और इस टैक्स स्लैब को, यानी 28% की टैक्स स्लैब को बढ़ा देगी 40% तक, और वो पैसा वो अपने लिए यूज करेगी। तो ये द हिंदू वाले ऐसे कह रहे हैं, मतलब 5 साल के बाद में स्टेट को तो वो पैसा नहीं मिलेगा सेस के थ्रू, और मुमकिन ये है कि स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैक्स बढ़ा देगी और वो पैसा फिर अपने पास में रखेगी। और एक जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, ये एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की है। यहाँ पे देखिए ये एंटी प्रॉफिटियरिंग पीनल प्रोविजंस, इसमें क्या है, इसमें देखिए हम एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। मान लीजिए अभी एक दुकानदार है, हम ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, कोई चीज़ खरीद के आते हैं दुकानदार से, अब 100 रुपये की चीज़ खरीदी तो अभी उस पर सेल टैक्स देना पड़ता है 5%। वो दुकानदार हमसे 5% सेल टैक्स ले लेगा और बाद में वही देगा जिसको भी चुकाना है, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को चुकाना है, तो वो 5% हमसे ले लेगा टैक्स और बाद में अपने हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि टैक्स कम कर देते हैं, मान लीजिए 5% से 3% कर दिया,
गवर्नमेंट ने, लेकिन जो दुकानदार होते हैं उसका फायदा हमें नहीं देते, वो हमसे तो 5% ही वसूलते हैं। यानी टैक्स कम किया जा चुका है फिर भी वो 5% ही वसूल रहे हैं। यानी जो प्रॉफिट दिया जा चुका है कंज्यूमर्स को देना चाहिए, वो प्रॉफिट वो अपने पास बीच में रख लेते हैं, हालांकि टैक्स कम हो चुका है। तो उसी के लिए यानी एंटी प्रॉफिटिंग पीनल प्रोविजंस, यानी जो फायदे सरकार द्वारा दिए जाते हैं, ये टैक्स कम किया जाता है, वो कई दुकानदार अपने पास में ही रख लेते हैं, जनता तक उसका नहीं जाने देते। तो उनके लिए ये एंटी प्रॉफिटिंग पीनल प्रोविजंस बनाए गए हैं। लेकिन द हिंदू इस पे कंसर्न्स रखता है और कहता है कि ये थोड़ा वेग है, आप इसे बताइए, साफ साफ क्लैरिफाई कीजिए किस प्रकार के पीनल प्रोविजंस होंगे, कब कब ये लागू होंगे, अदरवाइज ये काइंड ऑफ टैक्स टेररिज्म है। उसके बाद में हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम है, इन्होंने भी एक बहुत अर्नेस्ट प्ली की और बार बार रिक्वेस्ट की कि अगर ब्लैक मनी को रोकना चाहते हो तो रियल एस्टेट को भी आपको जीएसटी नेट में लाना होगा। मतलब पूरे जीएसटी में जिस प्रकार का टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें रियल एस्टेट पे जो भी टैक्स लगता है वो भी आना चाहिए। ये फिर ये कहते हैं कि देखिए इवेंचुअली जो है इस प्रकार के जो कदम उठाने चाहिए सोच समझ के उठाने चाहिए, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। ऐसे नहीं कि जीएसटी अब फॉर्म में आने वाला है, जाते जाते सुब्रमण्यम साहब ने ये प्रपोजल रखा तो आप इंक्लूड कर लीजिए। इन पे विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के बाद में ही कोई डिसीजन लिया जाना चाहिए। अगला जो आर्टिकल डिस्कस करते हैं हम, तवांग से रिलेटेड आर्टिकल ये डिस्कस करते हैं हम। और एक सेकेंड में पानी पी लेता हूँ। तवांग से रिलेटेड, तवांग आपको पता होगा, यहाँ पे देखिए इसकी पोजीशन अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है तवांग। यहाँ पे देखिए भूटान के साथ लगता है और अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पे चाइना अपना क्लेम करता है। थोड़ा सा अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो कैसे क्या कुछ हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए मैं आपको ले जाना चाहूँगा 1914 में, 1911 के आसपास चाइना में रूल कर रही थी किंग डिनेस्टी, और यहाँ के रूलर ने जब अपनी गद्दी छोड़ी, यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म में आया 1911 के बाद में, तब उसके साथ में तिब्बत था और तिब्बत ने ऑटोनॉमी की मांग करी और तिब्बत ने कहा कि देखिए अपराइजिंग हुई वहाँ पे, चाइना के पास में तिब्बत था, चाइना तिब्बत को अपने देश में मिलाना चाहता था। 1911 के बाद की बात है ये। तिब्बत कहता था कि हम अलग से देश हैं और हम चाइना में नहीं शामिल होंगे, और अपराइजिंग हुई 1911 के आसपास। अब देखिए अपराइजिंग हुई तो काफ़ी संख्या में जो रिफ्यूजीज हैं या फिर उसकी जो आग है वो इंडिया तक नहीं पहुंचे। उस टाइम पे 1911 में ब्रिटिश रूल कर रहे थे इंडिया को, उसकी आग इंडिया तक नहीं पहुंचे। तो उस टाइम पे एक एग्रीमेंट हुआ, मैकमोहन लाइन खींची गई इंडिया और चाइना के बीच में। हालांकि वो लाइन ब्रिटिशर द्वारा खींची गई थी। तो वो लाइन जब खींची गई थी 1914 में, यानी समझौता हुआ था, वो 3 पार्टीज थी उसके अंदर में। कौन कौन सी 3 पार्टीज थी 1914 में? एक ब्रिटिश इंडिया था, यानी अंग्रेज थे जब रूल कर रहे थे वहाँ पे, दूसरा तिब्बत था और तीसरा चाइना था। तब ये मैकमोहन लाइन खींची गई थी, ये जो है उसके अंतर्गत जो तवांग है, अरुणाचल प्रदेश है, वो हमारा पार्ट है, तिब्बत का पार्ट नहीं है। और बाद में क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, और चाइना भी तब चाइनीज़ रेवोल्यूशन जो हुई थी, यानी सही मायनों में वो अपना अपना राज आया था, जो कॉलोनिज्म था वो ख़त्म हो गया था। अब बात यह है, तब चाइना ने इस मैकमोहन लाइन जो खींची गई थी 1914 में, उसको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, चाइना ने बाद में 1950 के बाद में, कि जो ये लाइन खींची गई थी ये समझौता हुआ था, 3 पार्टीज उसके अंदर में थी, और तिब्बत तो एक पार्टी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तिब्बत तो हमारे देश में था। कैसे कोई तिब्बत अपनी तरफ से समझौता कर सकता है? जो तिब्बत की तरफ से जो समझौता होगा वो सिर्फ हम कर सकते हैं, क्योंकि तिब्बत हमारा पार्ट है। दूसरा उन्होंने रीजन दिया कि ब्रिटिशर थे वो तो एक्सपेंशनिस्ट थे, कैसे हम इंडिया जैसा देश ब्रिटिशर की जो अपनाई गई पॉलिसी 1914 में जो वो एक्सपेंशन कर सकते थे उसको कैसे मान सकता है। इसके अलावा भी चाइना बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देता है, लाइक एथनिक ग्रुप से किस प्रकार से जो सिमिलरिटी है तिब्बत के बीच में और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, और यानी तिब्बत हमारा पार्ट है तो इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश और यानी तवांग भी हमारा पार्ट है। अब देखिए कई बार ये पूछते हैं क्वेश्चन कि क्या चाइना अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता है या फिर तवांग पे क्लेम करता है। देखिए चाइना के नाम ऐसा एम्बिगुअस क्लेम्स, संदिग्ध क्लेम्स रहते हैं। वैसे तवांग पे तो करता ही करता है, लेकिन कई बार वो अरुणाचल प्रदेश पे पूरे को भी अपना पार्ट बता देता है। चाइना एक तरह से अगर प्रैक्टिकल में आपको बताऊं तो डरा के रखना चाहता है इंडिया को। चाइना डरा के रखना चाहता है, जब भी देखे वो बॉर्डर टेंशन क्रिएट करता है जानबूझ के, इस तरह की जो बात आती है। और अब क्या हुआ है, अब देखिए जो तवांग जो डिस्ट्रिक्ट है जिस पे चाइना क्लेम करता है, वहां पे दलाई लामा जाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए ये हमने बैकग्राउंड अभी डिस्कस किया। और 1959 में जब दलाई लामा आए थे, आपको याद होगा कि तिब्बत में एक 1959 में भी अपराइजिंग हुई थी, वहाँ पे जो अलग से देश की मांग कर रहे थे। तो दलाई लामा ने शरणार्थी बनकर आए थे, रिफ्यूजी बनकर आए थे इंडिया में, और इंडिया ने इनको शरण दी थी।
और उसी के बाद में 1962 में आपको याद होगा एक वन ऑफ द मेन रीज़न था कि दलाई लामा को हमने शरण दी, तो चाइना को यूँ लगा कि हम एंटी चाइना एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, इसीलिए हमारा युद्ध भी हुआ 1962 में चाइना के साथ में। और काफ़ी सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे, दलाई लामा वन ऑफ द रीज़न। उसके बाद में एक नेहरू जी के द्वारा जो फॉरवर्ड पॉलिसी अप्रोच अपनाई गई थी वो भी जिम्मेदार था। वैसे बताऊं क्या था ये 20 सेकंड के अंदर फॉरवर्ड पॉलिसी जो अप्रोच थी, फॉरवर्ड अप्रोच। देखिए नेहरू को यूं लगा कि जो बाउंड्री थी ना, यहाँ पे देखिए नेहरू को यूं लगा ये जो ये बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच में, काफ़ी ऐसी बाउंड्री है जो फेंसिंग नहीं है। जैसे अब भारत और पाकिस्तान के बीच में तो फेंसिंग है, खंबे लगे हुए हैं, तारे लगी हुई हैं। ये बाउंड्री ओपन बाउंड्री थी और काफ़ी संदिग्ध बाउंड्री थी। और नेहरू को यूँ लगा कि 1948 में जो गलती हुई थी, जैसे कि कश्मीर में सीज फायर हो गया था, मतलब कश्मीर के वो बीच की टेरिटरी में थे और ये गलती बताई गई थी नेहरू की कि आपने सीज फायर कर लिया, पहले पाकिस्तानियों को वहाँ से निकालते, जो मिलिटेंट्स थे निकालते, तब जाके आप सीज फायर करते यूएन में। तो पहले आपने सीज फायर कर लिया, अब तो जो पाकिस्तान की सेना थी ये खाम खाम का एरिया पाकिस्तान के पास में रह गया, आपने ऐसा क्यों किया। तो नेहरू ने सोचा कि चाइना के साथ में ये गलती नहीं करता हूँ। तो नेहरू ने क्या किया, अपनी जो फौजें थी ना, अपनी आर्मी थी, वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ानी स्टार्ट कर दी। अगर कल को सीज फायर होता है तो हमारी जो आर्मी है वो आगे होनी चाहिए, फॉरवर्ड अप्रोच, समझ गए। थोड़ा थोड़ा अपना आगे ले जाने लगी, पोस्ट आगे बढ़ाने स्टार्ट कर दिया नेहरू ने। अभी यहाँ है तो आगे यहाँ, आगे यहाँ, आगे यहाँ, ताकि कल को सीज फायर हो जाए यूएन में जाके तो कम से कम हमारी आर्मी आगे होनी चाहिए। अब चाइना तो चाइना है, चाइना पाकिस्तान थोड़े ना था। अब चाइना को यूं लगा कि ये तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना रहा है इंडिया, इंडिया तो मतलब कब्जा करना चाहता है, आगे आगे बढ़ रहा है, तिब्बत पे आ रहा है, चाइना को यूं लगा। तो फिर हमारे पास देखिए नेहरू का क्रिटिसिज्म यहाँ पे ये होता है, हम क्रिटिसिज्म में नहीं जा रहे हैं, हम मतलब नेहरू जैसे स्टैचर मतलब इतने बड़े लीडर को हम अपने आंसर्स में बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। वो तो मतलब सिर्फ बताने के लिए जो लोग कहते हैं, हम आपकी कुछ भी राय हो मैटर नहीं करती हमारी, और आपकी क्या राय है आंसर्स में डेफिनेटली हम ऐसा नहीं लिख सकते। अब बात ये आती है कि देखिए हमारे पास में नेहरू की फॉरवर्ड अप्रोच का क्रिटिसिज्म इसलिए होता है कि नेहरू को समझना चाहिए था कि इस देखिए उस टाइम पे यूँ था, इस पूरे मैप का, पूरे टेरेन का हमारे पास में जानकारी भी नहीं थी, मतलब काफ़ी टेरेन का डिसएडवांटेज था, हमें पूरा पता नहीं था कि एरिया का, और जो ये आगे फॉरवर्ड पोस्ट कर रहे थे उनके बैकअप के लिए कुछ नहीं था, काइंड ऑफ एक तरह से काफ़ी डिसएडवांटेजेस थे। और इस स्थिति में फॉरवर्ड अप्रोच को अपनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की आवश्यकता थी, पहले से तैयार रहने की आवश्यकता थी। अगर कोई अटैक होता है तो पहले से किस प्रकार से हम एक प्रकार से सामना करेंगे, क्योंकि सारा का सारा जो हमारा फोकस था ना, वो हमारा फोकस था बिल्कुल वेस्ट की तरफ, यानी पाकिस्तान की तरफ। हमें कभी सोचा ही नहीं था कि चाइना के साथ में इस तरह का वार भी हो जाएगा। तो काफ़ी गंभीर परिणाम हमें उस चीज़ के भुगतने पड़े, हम हार गए थे वो वार, मतलब काफ़ी बुरी तरह से हार गए थे सही बताऊं तो। और उसको जांच करने के लिए उस क्यों हारे हम, 1962 का हार जो युद्ध हुआ था क्यों हारे, उसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। उसकी रिपोर्ट भी आज तक पब्लिक नहीं की गई है, मतलब काफ़ी एक एम्बेरसमेंट हुई थी सही बताऊं तो। उसके बाद में देखिए क्या होता है चाइना के साथ में। चाइना के साथ में अब ये कहते हैं कि देखिए दोबारा से अब दलाई लामा जाने वाले हैं तवांग में, तो चाइना ने इस बात का प्रोटेस्ट किया है और चाइना ने कहा कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और यहाँ पे दलाई लामा को नहीं आना चाहिए, और इससे हमारे जो रिलेशंस हैं इंडिया और चाइना के सीरियसली डैमेज हो जाएंगे। तो देखिए अब ये आर्टिकल यही कहता है कि इंडिया और चाइना को सोच समझ के मतलब खामा की जो ये टेंशन्स हैं उसको एस्केलेट नहीं करना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ावा दे रहा है चाइना इस बात को, और काफ़ी बिल्कुल इस तरह से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और जो जयशंकर गए थे वहाँ पे भी इस तरह की बातें निकल के आई और इस इशू पर बात भी हुई वहाँ पे। तो चाइना को टेंशन्स नहीं बढ़ने देनी चाहिए इंडिया और चाइना के बीच में इस मुद्दे पर, और इंडिया को भी चाहिए कि जो मिसकंसेप्शंस है चाइना की उनको दूर करे, ताकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए इंडिया ने अब क्या किया था पिछले दिनों, तवांग में एक यूएस एम्बेसडर भी गए थे रिचर्ड वर्मा, और उसके बाद में जो तिब्बत गवर्नमेंट, यानी अब तिब्बत वैसे तो अब चाइना का पार्ट है, लेकिन तिब्बत से काफ़ी सारे रिफ्यूजीज हमारे इंडिया में हैं, यानी प्रवासन में एक्साइल में उन्होंने तिब्बत की एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रखी है, और वहाँ के यानी एक एक्साइल में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ तिब्बत हैं वो भी वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में तवांग की यात्रा पर गए थे। तो इस पर भी चाइना ने अपने कंसर्न्स रेज किए थे। अब सारा का सारा जो बायलैटरल रिलेशंस है वो तो इन मुद्दों पर ही चलता है, जो ये है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की आपने हमें एंट्री नहीं दी, मसूद अजहर, लेकिन बाउंड्री को लेके अभी तक बात आगे नहीं बढ़ पा रही है कि किस प्रकार से बाउंड्री के बीच में जो विवाद है बाउंड्री के लेके, मैकमोहन लाइन को लेके, उसको किस प्रकार से सुलझाया जाए। अब देखिए वे फॉरवर्ड में क्या आता है। देखिए चाइनीज़ के एक स्पेशल एनवॉय हैं डाई बिंगुओ, इन्होंने सजेस्ट किया कि इंडिया को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। अगर इंडिया फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है अरुणाचल प्रदेश पे, तो चाइना भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा अक्साई चीन पे। समझ गए? अब कैसे ये फ्लेक्सिबिलिटी, क्या मतलब क्या फ्लेक्सिबिलिटी का उनका मतलब क्या है?
मैं बताता हूँ आपको इसको, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है। देखिए अभी क्या है, चाइना ने 1962 के वार में ये अक्साई चीन हमसे ले लिया था। अभी अक्साई चीन चाइना का पार्ट है मतलब, और वैसे तो वो यहाँ भी काफ़ी आगे आ गए थे, असम तक वो आ गए थे ऐसा कहा जाता है, लेकिन बाद में उन्होंने सीज़ फायर किया और वापस लौट गए चाइना वाले। अब ये अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है। ये ना 1990 के दशक में एक सॉल्यूशन आया था इंडिया और चाइना के बीच में। उस सॉल्यूशन में क्या था कि चाइना ने कहा था कि जो अक्साई चीन जिस पे इंडिया अपना क्लेम करता है, जो चाइना के पास में है, ये आप मान लीजिए इसे हमारे पास रहने दीजिए, और आप मान लीजिए कि अब ये चाइना का पार्ट है, इसके बदले में हम अरुणाचल प्रदेश को मान लेंगे ये आपका पार्ट है। समझ गए? ये ऐसा सॉल्यूशन आया था 1990 के दशक में। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब अभी अभी जो जिसके पास में जो टेरिटरी है वो वही रहने दो ना, लड़ाई करो ही ना, मतलब डिस्प्यूट हो ही ना। उस टाइम पे इंडिया ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। बाद में ऐसा हुआ कि इंडिया ये करना चाहता था लेकिन चाइना ने मानने से इनकार कर दिया। चाइना कहता नहीं नहीं वो तो सॉल्यूशन गया, पहले हमने दिया था, पहले आपने माना नहीं। और अभी इस तरह की कोई फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, ये चीज़ें ना पब्लिक डोमेन में तो आती नहीं। मतलब कोई आप, क्योंकि वोटों की राजनीति है ना, हमारे इंडिया में कोई लीडर कह सकता है कि ऐसे कि हाँ भाई हम अरुणाचल प्रदेश छोड़ देंगे या फिर अक्साई चीन को छोड़ देंगे, ऐसा ही चीज़ें कोई कहता नहीं है। लेकिन ये है, मतलब बातें मतलब है, मतलब डिप्लोमेटिक सोर्सेज से और यहाँ वहाँ आर्टिकल्स में ये बातें सच हैं। और दूसरी जो एक बात थी चाइना से रिलेटेड, पहले देखिए सिक्किम पे भी विवाद था, लेकिन 2005 के आसपास चाइना ने सिक्किम को हमारे देश का पार्ट मान लिया। यानी अब सिक्किम को लेके कोई डिस्प्यूट नहीं है, अब सिक्किम हमारा पार्ट है। अब दो ही चीज़ों को डिस्प्यूट है। अक्साई चीन चाइना के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ का जो जिंगजियांग रीजन है ना, तो उसको जोड़ता है यहाँ से, तो इसलिए उसके वहाँ पे आतंकवाद काफ़ी है जिंगजियांग रीजन में, तो वो इसको जोड़ता है, तो इसलिए अक्साई चीन चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो कहता है कि ये आप हमें दे दीजिए, इस पर आप कोई विवाद मत उठाइए। तो ये पूरा आर्टिकल था। और उसके बाद में देखिए क्या है, बस यही है, इतना ही है इस आर्टिकल में और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ में। ये आर्टिकल है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। सीएसओ से रिलेटेड काफ़ी तरह के डेटा आए और काफ़ी तरह के दावे किए गए कि जीडीपी है वो ग्रोथ रेट इसकी होगी 7.1% होगी। तो कहने का मतलब ये था कि सीएसओ ने ऐसा कहा अपने आंकड़ों में कि नोटबंदी का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है हमारे देश की इकोनॉमी में। जिस प्रकार के आरोप लगाए गए थे विपक्ष के द्वारा कि हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी, 10 साल पीछे चला जाएगा, कम से कम सीएसओ द्वारा दिए गए आंकड़ों ने उन चीज़ों को नकार दिया। तो बाद में अपोजिशन ने यूं कहा कि देखिए हेरफेर हुआ है यहाँ पे, और सीएसओ के जो आंकड़े हैं वो सही नहीं है, और किसी तरह का वहाँ पे एक प्रकार से अच्छे तरीके से कंपाइल नहीं किए गए हैं, और किसी साजिश की बू आ रही थी अपोजिशन को इस पूरे सीएसओ आंकड़ों के तहत में। ये आर्टिकल बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। सीएसओ के जो आंकड़े हैं वो कुछ ना कुछ तो नोटबंदी के इफेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, और अगर जीडीपी बढ़ा है या जीडीपी अगर एक्सेप्टेबल रेट पे है, ठीक ठाक मॉडरेट रेट पे है, वो किस कारणों से है, अगर और सीएसओ के आंकड़ों ने किस प्रकार से नोटबंदी के इफेक्ट को एक प्रकार से माना है, वो सब चीजें इस आर्टिकल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले आपको इस बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जीवीए और जीडीपी के बीच में बेसिक रिलेशन आखिरकार है क्या। जीवीए यानी ग्रोस वैल्यू एडिड, ये होता है अगर इसमें हम टैक्स ऐड कर दें किसी भी प्रोडक्ट्स पे और सब्सिडीज घटा दें तो वो जीडीपी के बराबर होता है। समझ गए? यानी जीवीए प्लस में टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स माइनस में सब्सिडीज इज इक्वल टू जीडीपी। ये आप याद कर लीजिए, रट्टा मान लीजिए इसको। ठीक है, अब चलते हैं अगली तरफ। अब देखिए, ये कहते हैं कि सीएसओ ने कहा कि जीडीपी बढ़ेगी 7.1% से, और ये काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब जो बाकी जो प्राइवेट एस्टिमेट्स हैं या फिर दूसरे एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी 6.5% से लेकर 6.8% थे। तो कहने का मतलब है कि सीएसओ ने अच्छा खासा ग्रोथ रेट दिखाया जीडीपी का 7.1%, जो कि ज़्यादा है बाकी जो एस्टिमेट है प्राइवेट कंपनीज़ के जो एस्टिमेट है उससे ज़्यादा। तो इससे अपोजिशन को यूँ लगता है कि नोटबंदी का इफेक्ट तो हुआ नहीं, लेकिन अब ये आर्टिकल कहता है कि नहीं हुआ है। आप जीडीपी मत देखिए, आप जीवीए देखिए। ग्रोस वैल्यू एडिड का जो एस्टिमेट सीएसओ ने दिया है उसमें अगर आप नजर डालेंगे तो साफ साफ मानता है सीएसओ कि नोटबंदी का इफेक्ट हुआ है। और क्यों हमें ग्रोस वैल्यू एडिड लेना चाहिए, जीडीपी नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये कहते हैं कि देखिए यहां पे देखिए, जीडीपी हम निकालते हैं तो उसमें तो काफी सारा टैक्स भी आ जाएगा। ये देखिए, जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस में टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स, यानी जीवीए में टैक्स काउंट नहीं होता। तो ये बात तो सच है ना, नोटबंदी के बाद में काफी सारे लोगों ने टैक्स दिया था, और डर के मारे इनकम टैक्स भी दिया था, सेल टैक्स भी दिया था।
यहाँ पे देखिए एक आंकड़े के अनुसार में 25% टैक्स बढ़ गया था हमारा अप्रैल दिसंबर में 2016 में। तो टैक्स लोगों ने ज़्यादा दिया, एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ गई थी क्योंकि वो तेल के दाम थे, आपको पता है कि उस टाइम पे कम थे, एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा गवर्नमेंट ने कलेक्ट करी। तो बात ये है कि जीडीपी में तो टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हुआ, इसलिए जीडीपी का जो एस्टिमेट है वो ऊपर है। लेकिन अगर जीवीए की बात करेंगे, ग्रोस वैल्यू एडिड, तो इसमें तो टैक्स कलेक्शन है नहीं, और वो तो साफ साफ देखिए इतना ज़्यादा डिक्लाइन दिखा रहा है जीवीए। 7.8% से हमारा ग्रोस वैल्यू एडिड बढ़ा था फाइनेंशियल ईयर 16 में, लेकिन अब जो एस्टिमेट है वो 6.7% का है। तो 1.1% यानी कि 110 पॉइंट्स का डिक्लाइन है जीवीए के अंदर में, जो कि साफ साफ बताता है कि नोटबंदी का इफेक्ट ये है, जिसकी वजह से जो जीवीए है 1.1% जो है डिक्लाइन हो रहा है। अब बात आती है कि कैसे कैसे ये चीज़ें वो कर रही हैं। देखिए इतना डेटा याद रखने की इस्तेमाल नहीं है, बस एक पूरी पिक्चर हम समझ लेते हैं। अब सीएसओ ये भी मानता है कि देखिए जो थर्ड क्वार्टर है ग्रोस वैल्यू एडिड, तो वो पहले कर रहा, पिछले साल परफॉर्म किया था 7% से, और जो ये एस्टिमेट इन्होंने दिया है वो 6.6% से। तो इससे ये पता लगता है कि ज़्यादा ये मानते तो हैं सीएसओ वाले कि नोटबंदी का इफेक्ट हुआ है, लेकिन काफ़ी मॉडरेट और काफ़ी मार्जिनल हुआ है। अब मार्जिनल क्यों हुआ है उसका एक रीज़न देते हैं। अब देखिए एक साइड तो जो दूसरे जो लोग ये कहते हैं कि नोटबंदी का बहुत फर्क पड़ा है, तो वो दिखाते हैं एग्जांपल टू व्हीलर्स की सेल, जो बाइक्स है, स्कूटर्स हैं, उनकी सेल काफ़ी कम हो गई, 22% तक उनकी जो सेल है वो कम हो गई। लेकिन वो ये नहीं दिखाते दूसरी तरफ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सेल बढ़ी भी तो सही। स्टील की देखिए 15% तक स्टील की सेल बढ़ गई, नीचे देखिए यहाँ पे। और पावर की सेल बढ़ गई, पावर जनरेशन, बिजली ज़्यादा पैदा होने लगी, इससे 6% से इसकी सेल बढ़ गई। रिफाइनरी के जो आउटपुट थे वो भी 6.4% तक इनकी सेल बढ़ गई। ये नहीं बताते जो लोग इसका विरोध करते हैं। अगर बैंक क्रेडिट कम हुआ, मानते हैं ये बात बिल्कुल सही है कि बैंक से लोन मिलना मुश्किल हो गया था उन 2-3 महीनों में, लेकिन फिर कंपनीज ने एक प्रकार से बॉन्ड मार्केट से लोन लेना स्टार्ट कर दिया, तो ये उस टाइम पे उन्होंने बदलाव किया। सीएसओ के आंकड़े जो हैं वो ये भी दिखाते हैं कि देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें काफ़ी डिक्लाइन हुआ, 12.8% से लेके थर्ड क्वार्टर में, ये 2015 में था 12.8% और 8.3% था 2016 में। इवन जो फिनेंस, रियल एस्टेट और सर्विस सेक्टर है इसमें भी डिक्लाइन हुआ, 10.4% था 2015 में, और 2016 में 3.1%। तो डेटा मत याद रखिए, बस देखिए और भूल जाइए बस, क्योंकि ये याद नहीं रहता है। बस थोड़ा बहुत जो मेन डेटा है ना वो याद रखा कीजिए। जैसे मेन डेटा कैसे, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा अच्छा खासा ग्रो कर रहा है इस बारी, क्योंकि मानसून ठीक ठाक रहा है, तो इस डेटा को 6% से एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो इसे हम मेंस के आंसर्स में बहुत जगह इस्तेमाल करेंगे कि इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ अच्छी खासी रही, मानसून ठीक रहा। तो इस प्रकार का जो मेन डेटा है ना बस वो याद रखिए, 1-2। और एग्रीकल्चर ने देखिए ये बताते हैं कि बाउंस बैक किया। अगर यहाँ पे कमी आई है मैन्युफैक्चरिंग में और इन चीज़ों में, तो एग्रीकल्चर में बाउंस बैक भी हुआ। और यहाँ पे देखिए 6% एग्रीकल्चर में, 6.8% इंक्रीज हुआ इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई में, और 11.9% पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्रीज हुआ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये डिफेंस में कैसे इंक्रीज हुआ, क्योंकि आपको पता होगा 7वां पे कमीशन आया है, तो सैलरीज बढ़ गई हैं, तो ज़्यादा खर्चा कर रही है सरकार, तो इस प्रकार से ज़्यादा एक प्रकार से टैक्स देंगे, अब ज़्यादा खर्चा होगा। तो अब कुल मिला के बात ये आती है कि इसके अलावा सारा आर्टिकल ऐसे ही चलता है। जैसे अब बिजनेस लाइन ने एक सर्वे किया 1700 कंपनीज़ का, उसमें भी इन्होंने बताया कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज़ हैं वो ग्रो करी 9% से इस पूरे क्वार्टर में, और इतनी तो वो 3 सालों में कभी भी नहीं करी, और 20% से एक्सपेंड करी। और डिजिटल पेमेंट्स हुआ काफ़ी ज़्यादा, तो फॉर्मलाइज भी हो गई इकोनॉमी, और काफ़ी सारे जो कमोडिटी इंडस्ट्रीज़ थे वो भी ग्लोबल प्राइसेस बड़े रिबाउंड किए, उससे इनको हेल्प मिली कमोडिटीज़ को। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है पूरे आर्टिकल्स में सबूत के तौर पे यही दिखा रहे हैं कि सीएसओ के जो आंकड़े हैं वो गलत नहीं हैं, और वास्तव में नोटबंदी का जो इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। ये पूरे आर्टिकल में यही बार बार अपने आंकड़ों से शो कर रहे हैं। तो अब अगला जो एक पॉइंट ये बोलते हैं कि बात आती है इनफॉर्मल सेक्टर की। एक ये क्रिटिसिज्म है ओपोजिशन का कि सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ेगा वो तो इनफॉर्मल सेक्टर पे पड़ेगा ना। अब गांव में, कस्बों में लोकल बीड़ी बनाने की फैक्ट्री है, झाड़ू बनाने की फैक्ट्री है, ना तो वो टैक्स देते, ना ही वो गवर्नमेंट के किसी फॉर्मल आंकड़ों में आते, तो उस पे वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट आई, वहाँ पे जो लॉस हुआ जॉब का, वो कैसे सरकार के आंकड़ों में आएगा। तो ये कहते हैं अब आर्टिकल जिन्होंने लिखा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि इनफॉर्मल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा है और उन पे फ़र्क हुआ है। 40 से 45 जो % है हमारे देश में इनफॉर्मल सेक्टर है, और ये कहते हैं कोई एक रास्ता है नहीं इनफॉर्मल सेक्टर के आंकड़ों को पता करने का। सीएसओ जो रास्ता अपनाता है वो ये अपनाता है कि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के डाटा कंपाइल करके एक अंदाज़ा लगा लेता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के डेटा इतना है तो अनऑर्गेनाइज का ऑलमोस्ट इतना होगा।
जैसे एग्जांपल के तौर पे बताते हैं कि अगर एग्रीकल्चर के लिए जीवीए निकालना हो तो ये खरीफ और रबी का क्रॉप प्रोस्पेक्ट्स निकालते हैं। अगर जीवीए सर्विसेज का निकालना हो तो सेल टैक्स कलेक्शन का देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जीवीए निकालना हो अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए तो आईआईपी के आंकड़े ये देखते हैं। तो कहने का मतलब ये ऑर्गेनाइज्ड आंकड़ों को ये देखते हैं, बाद में इन्फर कर लेते हैं कि कितना ऑलमोस्ट, अगर ऑर्गेनाइज इतना है तो अनऑर्गेनाइज कितना होगा। वे फॉरवर्ड में यही कहते हैं कि देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ क्रिटिसिज्म इस पे हो सकते हैं सीएसओ के कि ये मेथड ज़्यादा फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन यही एकमात्र जो मेथड है वो इनफॉर्मल सेक्टर के आंकड़ों को पता लगा सकता है। और ये जो मेथडोलॉजी जो अपनाता है सीएसओ इनफॉर्मल सेक्टर के आंकड़े एकत्रित करने के लिए काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, वेल डॉक्यूमेंटेड है। जो मेथड है पूरा का पूरा वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप जाके इसे चेक कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अब देखिए बिल्कुल नोटबंदी का कितना इफेक्ट हुआ, ये तो आने वाले दिनों में जब ज़्यादा आंकड़े आएंगे तभी पता लगेगा। अब फिलहाल तो कीन्स का ही एक फैक्ट मानना चाहिए कि जब फैक्ट चेंज हो जाएं तो आप भी अपने माइंड को चेंज कर लीजिए। यानी कीन्स का कोट है, हम अपने ऐसे में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हेन फैक्ट्स चेंज इट इज़ बेस्ट टू चेंज योर माइंड आल्सो। अच्छा फैक्ट है, अच्छे कोट है। अगले आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं। देखिए 127 करोड़ भारतीय हैं और ऐसा कहा गया कि सिर्फ 127 करोड़ भारतीयों में से सिर्फ 2.6 करोड़ ही इनकम टैक्स देते हैं। और यह भी पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में ये बात आई थी कि सिर्फ 3% इंडियंस है वो टैक्स भरते हैं, यानी मेजॉरिटी जो लोग हैं वो टैक्स नहीं भरते। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने भी स्टेटमेंट दी कि पूरे मतलब काफ़ी संख्या में जो है वो हमारा देश जो है टैक्स नॉन कंप्लाइंट है। और इवन जो लोग टैक्स देते हैं वो भी अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट करते हैं, यानी कम दिखाते हैं, कम टैक्स भरते हैं जितना उन्हें भरना चाहिए। ये सारी बातें हैं। अब ये इस बात को इनकार करते हैं, इस बात का, ये उस बात का भी इनकार करते हैं जिस बात में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 10 लाख से ऊपर टैक्स यानी अपनी इनकम दिखाने वाले भारतीयों की संख्या सिर्फ 24 लाख है। तो ये देखिए इस तरह का जो डेटा है ना, ये आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। इनइक्वलिटी दिखाने के लिए गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो कितनी ज़्यादा है, तो इस प्रकार का कोई डेटा याद रह जाए, इकोनॉमिक सर्वे का एक पॉइंट याद रह जाए तो अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन हो जाता है। क्योंकि देखिए मैं बताऊँ क्या होता है, अब कई पॉइंट्स को हम वेग लिखते हैं, इनइक्वलिटी इज़ वेरी हाई इन इंडिया। अब इसी पॉइंट को हम ऐसे लिखेंगे, इनइक्वलिटी इज़ वेरी हाई इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल ये लिखेंगे ओनली 10 लाख पेज टैक्स, या फिर 1% रीच पीपल हैव द 20% वेल्थ, इस तरह का, यानी फॉर एग्जांपल करके इस तरह के फैक्ट्स लिख लेते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हमारे जो पॉइंट्स हैं उनमें सब्सटेंस है, पूरे फैक्ट्स के साथ में हमने अपने पॉइंट्स दिए हैं, आर्ग्यूमेंट्स के साथ में अपने पॉइंट्स हमने रखे हैं अपने आंसर्स में। तो इस आर्टिकल में दोबारा से वो यही कहते हैं कि देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है जो ये सारे लोग कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री और अरुण जेटली ने कही और पी चिदम्बरम ने भी कही कि सिर्फ 42,800 पर्सन्स ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। ये कहते हैं कि देखिए हमारी पर कैपिटा एवरेज इनकम है हमारे भारत देश की, वो है 1 लाख। और इसका मतलब यह हुआ कि जो टैक्स एग्जम्पशन है, यानी 2.5 लाख से ऊपर ही हमें टैक्स देना पड़ता है अगर हमारे पूरे साल की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, यानी इससे कम इनकम है तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और पर कैपिटा एवरेज इनकम हमारे देश की है 1 लाख, तो साफ साफ यही है कि पर कैपिटा इनकम एवरेज 1 लाख है, टैक्स देना पड़ता है 2.5 लाख से ऊपर, तो 1.5 लाख का डिफरेंस है एवरेज के बीच में और जितने पे टैक्स देना पड़ता है उससे। तो साफ जाहिर होता ही है कि मेजॉरिटी तो टैक्स वैसे भी नहीं देगी क्योंकि है ही कम। अब ये कहते हैं कि एक रिपोर्ट आई एनएसएसओ की, उसमें एनएसएसओ की और पीपल रिसर्च की वो रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया कि जो सबसे इवन अमीर जो 20% सबसे रिचेस्ट हमारे देश में, यानी सबसे ज़्यादा 20% अमीर आदमी, उनकी भी जो एनुअल इनकम है वो 95,000 है, 95,000। तो यानी कहने का मतलब इनके हिसाब से ये है, इस एनएसएसओ के हिसाब से, क्योंकि देखिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल वैसे हो सकता है कि रिचेस्ट 20% की हमारी भी इनकम सिर्फ 95,000 है एक साल में। तो अगर इस डेटा को माने तो कम से कम देखिए फिर भी यह जाहिर होता है कि इवन रिचेस्ट 20% में भी सारे टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि उनके हिसाब से तो रिचेस्ट की एवरेज इनकम 20% की सिर्फ 95,000 है, और वही सेम बात 2.5 लाख से ऊपर तो आपको टैक्स देना ही नहीं है। तो इस हिसाब से इन तीनों फैक्ट से ये जाहिर होता है कि 3% जो लोग टैक्स भरते हैं हमारे इंडिया के अंदर में वो गलत नहीं है, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही बात है। तो वो ये सिर्फ इसलिए कहते हैं ताकि बार बार की हार्ड डिसीजंस लिए जा सके नोटबंदी की तरह में। अब ग्लोबल कंपैरिजन हम करके देखें तो देखिए हमारा कंपैरिजन करते हैं चाइना और ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इनके साथ में। इनकी मान लीजिए एवरेज इनकम, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इनकी मान लीजिए एवरेज इनकम 1 लाख है, तो इनके हिसाब से तो देखिए 50,000 से ऊपर जाते ही यहाँ पे चाइना और मैक्सिको जैसे कंट्रीज में टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? अगर उनकी एवरेज इनकम 1 लाख है तो 50,000 से ऊपर ही वो, यानी हाफ ऑफ द पर कैपिटा एवरेज इनकम से ऊपर जाते ही वो टैक्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे इंडिया में सेम केस में 1 लाख हमारी एवरेज इनकम है और हम टैक्स लगाना स्टार्ट करते हैं 2.5 लाख
पे, इसीलिए हमारे कम लोग टैक्स देते हैं। मतलब समझ आ गया ना आपको? हमारे यहाँ पे देखिए सिर्फ 2.5 लाख से ऊपर टैक्स लगाते हैं, एवरेज इनकम है 1 लाख। अगर वहाँ पे सेम केस में 1 लाख इनकम माने चाइना के, तो वहाँ पे तो 50,000 से ऊपर ही टैक्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इतना ज़्यादा फर्क है। अब बात ये कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स लगाना स्टार्ट कर दो। टैक्स लगाने से तो लोग कम कर देंगे टैक्स देना, आपको और कुछ करना पड़ेगा। और चाइना में बढ़ाई नहीं है, हम बार बार ना टैक्स स्लैब को ऊपर कर देते हैं पॉपुलिज्म के लिए। डेमोक्रेसी है, लोक लुभावनवाद, वोट मिलेंगे, तो इस तरह की चीज़ों से वैसा नहीं होना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि गरीब लोग शहरों में सोचते हैं कि हमारे देश में बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, शहरों का लाइफस्टाइल है वो टोटली अलग है, वहाँ पे ज़्यादा पैसा है, इसलिए उनको लगता है कि लोग टैक्स नहीं देते। लेकिन हमारा देश है, ये कड़वी सच्चाई है कि अभी भी काफ़ी पॉवर्टी है हमारे देश के अंदर में। और फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो बातें हैं या फिर प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कि काफ़ी कम लोग टैक्स देते हैं, वो कुल मिला के अगर उनको देखिए टफ डिसीजंस लेने हैं उसके लिए तो सही है, लेकिन आप कम से कम इस बात को इग्नोर मत कीजिए कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और उसको दूर करने के लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे। अगले आर्टिकल के 2-3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल फंडिंग को लेके ये आर्टिकल है। पॉलिटिकल फंडिंग को लेके हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए। आपको याद होगा कि योगेंद्र यादव ने कहा था कि जितने वोट मिलते हैं तो बाद में 100 से गुना करके उस पर टैक्स दे दो। एक आर्टिकल में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे पॉलिटिकल फंडिंग होना चाहिए, मपलड की स्कीम हटा दो, मपलड की स्कीम को उठा के स्टेट फंड कर दे पैसा, ऐसा भी हमने डिस्कस किया था। और भी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट मैंडेट करे कि रिटर्न्स भरने ज़रूरी हैं। और बाद में बजट में भी काफ़ी तरह के प्रावधान आए थे पॉलिटिकल फंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। बजट में आपको याद होगा डिजिटलाइजेशन आया था, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स आए थे और इनकम टैक्स के रिटर्न्स आए थे, सीलिंग कम की गई थी। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, याद होंगे, भूलना नहीं है। आंटी को बोलना बादाम खिलाने को अगर भूलोगे तो। अब देखिए बात यूँ है कि इस आर्टिकल में कौन से 3-4 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। पहले तो ये हिस्ट्री में जाते हैं। 1985 तक तो ना कॉर्पोरेट से जो फंडिंग थी ना आ ही नहीं सकती थी, यानी इलेक्शंस लड़ने के लिए जो कॉर्पोरेट ग्रुप से अंबानी अदानी टाइप्स लोगों से जो फंडिंग आती थी पॉलिटिकल पार्टीज को, 1985 से पहले तो वो अलाउड थी ही नहीं। 1985 में वो रेगुलेशन हुआ, काफ़ी कोशिश की गई ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। और आमतौर पे देखिए विल पावर तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे प्रयास सफल नहीं हुए। बाद में एक लिमिट भी रखी गई, जो लिमिट थी 28%, 28 लाख एक असेंबली इलेक्शन में लड़ने वाले से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते, और लोकसभा इलेक्शन लड़ने वाले 70 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। इसका भी लोगों ने लूप होल ढूंढ लिया कि आमतौर पे कैंडिडेट तो खर्च नहीं करते, लेकिन पार्टी खर्च कर लेती है, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके शुभचिंतक है, वो खर्च कर देते हैं। तो एक हिसाब से वो जो लिमिट है आसानी से क्रॉस कर देते हैं। तो अब ये कुछ अपनी तरफ से कुछ सॉल्यूशंस देते हैं कि बजाय इसके कि आप सब कुछ ओपन करो, कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए जो कंट्रीब्यूशन करते हैं कॉर्पोरेट ग्रुप्स। अगर वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा तो वो एक प्रकार से फंडिंग करेंगे पूरे फॉर्मल वे में, और ब्लैक मनी नहीं आएगी इसके अंदर में। और सबसे बड़ा तो जरूरी ये है कि सीलिंग भी आप बढ़ा दो, जितना अभी अलाउ है कॉर्पोरेट ग्रुप्स जितना फंडिंग कर सकते हैं उस सीलिंग को आप बढ़ा दो। और अच्छी बात तो ये है कि जो ये कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं वो दे ही ना फंडिंग, एक स्मॉल सोर्सेज से फंडिंग आनी चाहिए, जैसे जनता से फंडिंग आनी चाहिए। और ऐसा हुआ भी है कई कंट्रीज जैसे कि कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, नीदरलैंड यहाँ पे। तो स्मॉल सोर्सेज से फंडिंग आए उसके लिए सरकार को ना क्या करना चाहिए, जनता फंडिंग दे पॉलिटिकल पार्टीज को, सब्सिडी देना स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा टैक्स इंसेंटिव कि अगर जनता सरकार को पैसा, यानी सरकार को नहीं पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देती है तो उनको टैक्स में इंसेंटिव मिलेगा। इस प्रकार की कुछ पॉलिसी सरकार को अपनानी चाहिए। और ऐसा भी होना चाहिए कि जितना पब्लिक फंड आता है, यानी जनता, छोटी छोटी जनता से पैसा इकट्ठा होता है 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये करके, तो उतना ही पैसा पब्लिक फंड से मिलेगा। यानी अगर 1 करोड़ रुपए जनता से इकट्ठा करती है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो 1 करोड़ रुपए फिर अगर सही से अगर वो दिखाते हैं सोर्स, देखिए 10 रुपये सुनील से मिले, 50 रुपये मोनू से मिले, तो वही उतना ही पैसा सरकार से यानी पब्लिक फंड मिलेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पॉलिटिकल पार्टीज को मिल जाएगा कि 1 करोड़ आप इकट्ठा करके लाए, ठीक है 1 करोड़ हम आपको देंगे, अब 2 करोड़ से आप इलेक्शन लड़िए। तो ये 4-5 पॉइंट्स अपनी तरफ से बताए गए थे। अब आगे हम डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट, अगला आर्टिकल। देखिए इंटरनेट शटडाउन क्या होता है। जब भी कोई दंगा होता है, मुजफ्फरपुर में दंगा हुआ वहाँ पे, तो इंटरनेट बंद हो गया ताकि दंगा फैले ना, जो अफवाहें फैलती हैं वो फैले ना। तो उसी को क्रिटिसाइज करता है ये आर्टिकल। ये कहते हैं कि डिजिटल इंडिया आज रियलिटी है, और यह नोटबंदी यह शो करता है कि स्टेट गवर्नमेंट किस प्रकार से अपनी पावर यूज़ करता है इकोनॉमी को लेकर या फिर सोसाइटी को लेकर, और कैशलेस इकोनॉमी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मोबाइल कनेक्टिविटी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कैशलेस इकोनॉमी के लिए। वो सब पॉइंट्स, ये जो नॉर्मल पॉइंट्स हैं वो आपको पता है। और मेन जो ये बात कहते हैं कि देखिए जब भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाती है पब्लिक राइट्स पे, सिविल राइट्स पे, लाइवलीहुड्स पे, तो एक प्रकार से ये स्टेट का एक प्रकार से विकृत चेहरा सामने आता है। इंटरनेट का गलत इस्तेमाल स्टेट करता है, इस प्रकार की ये बात कहते हैं।
और इससे जो काफ़ी बिजनेस भी ठप होता है। एक आंकड़े के अनुसार ये देखिए, जो SFLC कोई वेबसाइट है, इन्होंने बताया कि 2014 से 15 के बीच में जब जब गवर्नमेंट ने इंटरनेट शटडाउन किया, यानी इंटरनेट बंद किया, क्योंकि देखिए इंटरनेट बंद होता है ना, बहुत नुकसान होता है। ब्रॉडबैंड नहीं चलेगा, इंटरनेट नहीं चलेगा तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होगी, लोगों का बिजनेस रुक जाएगा, बहुत नुकसान होता है इंटरनेट बंद होने से। $1 बिलियन का नुकसान हुआ जब जब सरकार ने इंटरनेट बंद किया, तो ये कहते हैं। और दूसरा, इंटरनेट से ये कहते हैं मिसयूज़ के मामले में बात करें तो प्राइवेसी राइट्स हैं, उनका भी हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह के भी आवाज़ उठाई थी इस पूरी चीज़ पर कि आप आधार कार्ड का भी मिसयूज़ मत कीजिए, परमानेंट मत कीजिए, इससे जो प्राइवेसी है उसका हनन होगा। तो कहने का मतलब है कि सरकार क्या जस्टिफिकेशन देती है, वो जस्टिफिकेशन तो हमें पता है कि अनलॉफुल असेंबली, यानी दंगा फैला हुआ है अफवाहों को रोकने के लिए। तो ये कहते हैं कि देखिए ये अफवाहें तो हैं, वो तो पहले भी फैलती थी, यानी कह सकते हो कि आप जब अखबारें थी, इवन अखबारों के आने से पहले भी फैलती थी, वो अफवाहें तो हैं, वो बात बिल्कुल सच है। देखिए अगर इनसे दूसरा व्यू पॉइंट हम दें तो देखिए जो व्हाट्सएप है आजकल काफ़ी ज़्यादा हो गया है इन चीज़ों से। मतलब ये तो सिर्फ एक तरफ का पॉइंट बता रहे हैं, दूसरी तरफ का पॉइंट भी हमें रखना ज़रूरी है। और कुछ नहीं, वे फॉरवर्ड में यही कहते हैं कि देखिए टेक्निकल जो यूजर्स हैं उनको बचाने की आवश्यकता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं आने वाले 5 सालों के अंदर में हमारे देश में। क्योंकि डिजिटल इंडिया है वो एक ब्लेसिंग होना चाहिए, हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को एक प्रकार से ऊपर लेके जाए, ऐसा डिजिटल इंडिया का हमारा प्रोग्राम होना चाहिए। जबकि शटडाउन है वो एक नेगेटिव इंप्रेशन देता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल था कि किस प्रकार से हम डिजिटल इंडिया को ऐसे बना सकते हैं कि इससे हमारी वैल्यूज़ भी ऊपर आए, हमारी प्रतिष्ठा है वर्ल्ड में वो ऊपर जाए, और इस प्रकार से हम इंटरनेट का एक्सप्लॉइट ना करें, शटडाउन ना करें, प्राइवेसी राइट्स का हम हर्ट ना करें CMS नेत्रा में। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।